से जानेंगे सहाना के बारे में। तो हेलो सुहाना, कैसी हो तुम? बस मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? एकदम बस। बढ़िया। तो सहाना, हमारी लास्ट टाइम तो बात हो गई थी, बहुत से लोग जानते हैं तुम्हें, लेकिन स्पेशली हम ये आज का वीडियो हमने जेनेटिक टेस्ट, मतलब जेनेटिक जो होता है उनके ऊपर थोड़ा डेडिकेट किया है। बाकी शुरुआत में थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बता दो कि कैसे तुम्हें पता लगा अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ओके, ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। दिसंबर का महीना था इन 2024 और मुझे यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे एक लम्प फील हुआ था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा हार्ड है, हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या है और उसके हम्म। बाद कुछ होगा तो वी विल प्रोसीड फर्दर। तो वो टेस्ट करवाया और एफएनएसी रिपोर्ट फिर उन्होंने करवाई। उसमें तो कुछ नेक्रोटाइजिंग जैसे कुछ इन्फेक्शन हो वैसा कुछ आया और एफएनएसी में मुझे टीबी डिटेक्ट हुआ। तो अच्छा। उस टाइम तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि मुझे कैसे टीबी हो सकता है ये वो। तो फिर हम्म। टीबी की मेडिकेशंस भी स्टार्ट की तो मेरे सिम्टम्स भी एक्चुअली इम्प्रूव होने लगे। मुझे थोड़ी सर्दी खांसी थी और वो जो लम्प था वो भी छोटा हो रहा था। लेकिन मेरे हम्म। दिमाग में कुछ तो चल रहा था कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। मुझे लगा मेरी बॉडी में कुछ तो चल रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे हम्म। ब्रेस्ट में भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था एज सच, क्योंकि मेरी तो हिस्ट्री है तो मुझे पता ही था। तो आई वाज चेकिंग तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक हम्म। एक रात को मेरा हाथ वो लम्प पे ही मुझे थोड़ा इचिंग जैसा फील हुआ। तो हम्म। मेरा हाथ गया वहां पे और मुझे लगा कि नहीं कुछ तो है, लम्प है। लंप कहाँ तुम्हारे ब्रेस्ट में फील हुआ तुम्हें? ब्रेस्ट में था, हाँ, लेफ्ट साइड। और ये जो लम्प था स्मॉल लिम्फ नोड थी वो राइट साइड में थी। तो तुरंत ही मैंने मेरे हस्बैंड से बात की और उन्होंने बोला कि नहीं जल्दी हम डॉक्टर को दिखा के एक बार सॉर्ट आउट करवा देते हैं। मैं डायरेक्ट ऑन्को सर्जन के पास ही चली गई। उन्होंने जैसे मुझे चेक किया तो शी ऑल्सो फेल्ट कि कुछ है, मतलब आई कैन ऑल्सो फील सम इरेग्युलर एरिया। और उनको लिम्फ नोड भी एक फील हुई अंडर आर्म में। तो उस टाइम तो मेरा दिल एकदम बैठ गया बिकॉज मुझे लगा कि फिर ये भी क्या था, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी उस टाइम। तो उन्होंने मुझे बोला कि ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं एक बार। तो नेक्स्ट डे मेरा अल्ट्रासाउंड स्केड्यूल हो गया और उसी उसके नेक्स्ट डे मेरा बायोप्सी हुआ और अल्ट्रासाउंड में एक बहुत छोटी सी लंप उनको फील हुई। वो एक्चुअली छोटी नहीं थी, वो आगे जाके हमें पता चला कि वो बड़ी थी, 2.5 सेंटीमीटर की थी। तो बस मेरा फिर ये क्या बोलते हैं इसको, बायोप्सी हुई मेरी। और बायोप्सी का रिपोर्ट आया 3-4 दिन में। तो उसमें पता चला कि इट इज इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर है। और मुझे एक्चुअली उसके पहले ही पता चल गया था बिकॉज मेरी एफएनएसी भी हुई थी। तो एफएनएसी में मैलिग्नेंट सेल्स आए थे। ये जो लेफ्ट साइड की हुआ था उसमें मैलिग्नेंट सेल्स आए थे। तो मुझे पता चल गया था कि कैंसर मतलब प्राइमरी ब्रेस्ट ही होगा। और मेरे जो कजिन है, माय क्लोज कजिन, ही इज एन ऑन्को फिजिशियन। वो सूरत में उनका एक सेंटर है, सूरत ऑन्कोलॉजी सेंटर। तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विथ मी क्योंकि उनको मेरी जेनेटिक हिस्ट्री पता है। सो ही वॉज इन टच विथ मी। तो ही वॉज लाइक कि अभी हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इफ आइदर अगर आपको चाहिए कि आई डू योर ट्रीटमेंट तो आप सूरत आ जाओ क्योंकि मेरा भाई का घर भी सूरत में है, या फिर अगर आप हैदराबाद में ही करवा रहे हो तो उनके कॉन्टेक्ट्स थे। तो मैं नेक्स्ट डे ही डॉक्टर के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चली गई, फिजिशियन के पास, क्योंकि मेरा पहले कीमो ही होना था बिकॉज नॉट पॉजिटिव था। तो पेट स्कैन हुआ मेरा और पेट स्कैन में आया कि ब्रेस्ट में है और लिम्फ नोड्स में है और ये सारी रिएक्टिव लिम्फ नोड्स थी। जो शायद मुझे बहुत सर्दी खांसी थी उससे शायद रिएक्टिव हो गई थी वो। तो उस डॉक्टर ने बोला इसका कुछ आपको करना नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दिस। फिर मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई, कीमोज हुई मेरी चार ये एपिरिबिसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड के साइकिल्स हुए और 12 टैक्सॉल के हुए, पैक्लीटैक्सिल करके बोलते हैं उसको। तो वीकली वो मेरा डोज था।
तो वो सारी कंप्लीट हुई। फिर से मेरा पेट स्कैन हुआ, उसमें पता चला कि बहुत मतलब रिडक्शन हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, थोड़ा रेसिडुअल पार्ट्स थे। और उसके बाद मैंने सर्जन से वो कांटेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि आई वांट टू गेट रिमूव्ड दोनों ब्रेस्ट। और मेरा ओवरीज का भी स्केड्यूल था, लेकिन ओवरीज में मुझे ये प्रॉब्लम आई कि मुझे हर्निया डिटेक्ट हुआ था, पेट स्कैन में ही उनको हर्निया दिखा। तो दे वर अच्छा। लाइक कि लेप्रोस्कोपी नहीं कर सकते क्योंकि शायद वी डोंट नो क्या है, और ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन है, तो बेटर रहने देते अभी ओवरीज का, विल गेट इट रिमूव्ड आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो आपकी तो सर्जरी किस तरह की है? ओवरऑल मस्टेक्टमी है, लंपेक्टमी है, किस तरह की सर्जरी है? तो मस्टेक्टोमी, प्रॉपर मस्टेक्टोमी, और लेफ्ट साइड से लिम्फ नोड रिमूवल है। टोटल तो डबल 23 मस्टेक्ट डबल डबल मस्टेक्टोमी। मस्टेक्ट हाँ, ओके। लेफ्ट अच्छा, तो साइड से। उस समय आपकी उम्र और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? मतलब मैरिड, बच्चे, ये भी थोड़ा बता दो। यस, तो हाँ। मैं जब डिटेक्ट हुआ था मुझे 31 ईयर्स की थी मैं। मेरे दो ओके। बच्चे हैं, एक 5 साल का बेटा है और 3 साल की बेटी है। अच्छा। तो उस केस ओके। में तो आई एम लकी इनफ के ठीक हाँ, है। वही हाँ, मैं जानना चाह रही थी, और लास्ट टाइम भी हमने इस पे पूछा था, लेकिन बहुत से लोग नए जुड़ते हैं ना, तो वो एक करेक्ट। क्वेश्चन होता है कि क्योंकि इस चीज से मतलब जो एक मदर बन चुकी हो ना, वो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिल जाता है हमको कि चलो हमने ये चीज हम क्रॉस कर चुके हैं, भविष्य में कोई टेंशन नहीं है कि हमें प्रेग्नेंट होना है या कंसीव करना है ना। तो ठीक है, आप करेक्ट। इस चीज से तो बच गए। हाँ। तो जब तो आपका हार्मोनी हाँ, हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। तो जब मैं डॉक्टर से मिली थी फर्स्ट टाइम, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मेरी एज 31 थी, तो दे वर लाइक उनको लगा शायद न्यूली मैरिड होंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका क्या प्लान है फ्यूचर में बेबीज का। तो मैंने बोला कि मैं ये चीज में तो सॉर्टेड हूँ, तो मुझे मतलब ये कोई मतलब नहीं, प्रिजर्व, वो क्या बोलते हैं उनको, एग्स प्रिजर्व करना, और दे गिव देम हाँ। ऑप्शंस, लेकिन मैंने तो फिर आई वाज लाइक मुझे नहीं करना है। हम्म 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 हम्म। तो आपकी मतलब वैसे ही जल्दी शादी कर ली, या आपका, क्योंकि आप बता रही हैं आपकी हिस्ट्री थी, इस वजह से आपने जल्दी शादी कर ली, या अम, होगी? हाँ, हो गई, मतलब कोइंसिडेंटल था अच्छा। ऐसा कुछ दिमाग क्योंकि में नहीं था। ज्यादातर, हाँ हाँ, लेकिन ज्यादातर ऐसे बोलते हैं ना, जो जैसे आपको भी यही एडवाइस किया गया होगा आपकी डॉटर के लिए कि जितना जल्दी शादी कर दो, और हम्म। टच में रहे, क्योंकि मैं जितना भी जिनको भी ब्राका पॉजिटिव होता है ना, उनको यही सजेशन मिलता है डॉक्टर की तरफ से कि भविष्य के लिए ना। करेक्ट। हाँ, तो करेक्ट। इसी वजह तो से मैं हाँ, या मेरी डॉटर के लिए मुझे उन्होंने बोला है कि जब वो 16 या 18 ईयर्स की हो तब आप ब्राका टेस्ट करवाइए, उनका पता करिए कि क्या है स्टेटस। अगर पॉजिटिव हम्म। है तो फिर जल्दी मैरिज करना बेटर है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपको मतलब वो चैप्टर क्लोज्ड, फिर आपको वो चीज भूल जानी, अपनी लाइफ से निकाल देनी। अच्छा, तो थोड़ा सा ब्राका के लिए बात करते हैं हम कि जब आपने ये जेनेटिक टेस्ट, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर ने पूछा होगा हिस्ट्री के बारे में, तो थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री भी बता दीजिए कि आपकी फैमिली करेक्ट। में कितने लोग को है। हाँ। तो मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव फैमिली हिस्ट्री है। और हम्म। हमारे फैमिली में मेरी जो नानी थी, उनके टोटल 7 सिस्टर्स थी, उसमें से 3 को कैंसर था, 2 को ओवेरियन कैंसर था, एक मेरी नानी को ब्रेस्ट कैंसर था। हम्म। और फिर मेरी नानी में से मेरी मम्मी, मेरी माई मॉम वाज द फर्स्ट डॉटर, उनको आया। हम्म। और उनके जितने भाई बहन थे उनको कुछ भी नहीं है। और मेरी मम्मी में से फिर मुझे आया, आई एम द सेकंड डॉटर, आई एम द सेकंड चाइल्ड ऑफ माय मदर। और ओके ओके, जितने भी शी आपकी वो नानी की जो सिस्टर्स है, उनमें से किसी को हुआ, या ठीक है सब परफेक्ट? दूसरे जो 4 है दे आर ऑल राइट। जो मेरी नानी को तो ब्रेस्ट कैंसर था, दूसरे 2 को ओवेरियन कैंसर था, दे आर नो मोर नाउ। हाँ हाँ। बिकॉज ओवेरियन कैंसर बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है, वी नो दैट राइट। तो हम्म। और उनको, मेरे एक आंटी को तो बहुत लेट स्टेज में पता चला था, वो बहुत फैल चुका था, पूरे स्टमक एरिया में सब जगह फैल चुका था। शी तो वाज आपका आल्सो। जेनेटिक नानी, आपकी मदर, फिर आपको है थर्ड। यस। यस। हाँ जी। करेक्ट।
तो वैसा था मुझे, मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप जेनेटिक टेस्ट करवाइए तो हमें ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि अभी टारगेटेड थेरापीज है। अगर आप ब्राका हम्म 1 पॉजिटिव हो, ब्राका 2 हो, क्या हो, हमें पता चलेगा। हम्म तो मैं ब्राका 2 हम्म पॉजिटिव थी। फिर मेरा जेनेटिक हम्म काउंसलिंग हुआ, उसमें मुझे सब कुछ बताया कि ओनली 5% केसेस जेनेटिक केसेस होते हैं कैंसर के, बाकी 95% लाइफस्टाइल या कुछ भी गलत हो जाए वो, और या फिर आपका लक खराब हो तो हो सकता है। तो मेरा तो जेनेटिक था। और हम्म। ये चीज एक्चुअली, मतलब आई थिंक सब लोग को पता होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में आपको दिख रहा है कि कुछ कैंसर के केसेस ज्यादा है, कोई भी टाइप का कैंसर हो, तो आपको जेनेटिक हम्म। टेस्ट करवाना चाहिए। बिकॉज ये चीज बहुत, आई मीन इतनी पहले के जमाने में, लाइक जब मेरी मम्मी को डिटेक्ट हुआ था तब तो कोई डॉक्टर्स यहाँ पे इंडिया में बहुत कम लोग ब्राका टेस्ट करते थे। और वो लोग हम्म। एज भी देखते थे कि अगर आप 50s प्लस में हो तो शायद आपको नॉर्मली ऐसे ही जैसे सबको होता है वैसे हुआ होगा। बट उनमें एक फैक्टर था जो, मतलब विच वॉज कंसर्निंग, कि उनको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, और उनका कैंसर बहुत एग्रेसिव था, बहुत ज्यादा। और लेकिन आपका आपका ई ई आर आर पी पी आर आर पॉजिटिव। हाँ, मेरा ERPR पॉजिटिव है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जेनेटिक तो देखो आपके खानदान में सभी का अगर मैक्सिमम देखा जाए, क्योंकि आपकी साथ है ना, फिर उनके भी बच्चे होंगे, मैरिड हैं सब, लेकिन आपको ही आया। मतलब मुझे ऐसा लगता है जेनेटिक्स में भी कुछ हो सकता है, स्ट्रेस का या कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है, नहीं तो मैक्सिमम सबको ही आना चाहिए। या हो सकता है, लेकिन सच बोलूं तो मेरी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल नहीं थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती है कि बच्चे होने के बाद आपकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। और मेरे तो दो, मतलब दोनों छोटे थे, और मैं वर्किंग भी हूँ, तो शायद मेरा, मतलब बहुत सारी चीजें मुझसे हैंडल भी नहीं हो रही थी। थोड़ा स्ट्रेस में उस टाइम मुझे लग रहा है कि 4-5 साल से मैं थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ थी मेरी। लेकिन हो सकता है दैट कैन बी अ रीजन कि जल्दी ट्रिगर होने को, बिकॉज मेरी मम्मी को तो लेट हुआ था और मुझे 30s में हो गया। तो हो सकता है दैट कैन बी अ रीजन। या फिर हो सकता है कि मुझे ये चीज़, मतलब पहले से थोड़ा प्रोएक्टिव रहना था, मुझे ये टेस्ट पहले ही करवा देना था तो मुझे पता चल हम्म जाता। और अगर मैं ईयरली मेमोग्राम्स करवाती, या 6 मंथ्सली या ईयरली जो भी प्रोटोकॉल है, तो आई थिंक मुझे स्टेज 0 में ही पता चल जाता। क्योंकि उनको पहले डक्ट्स, जब उन्होंने वो मुझे क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन जब मेरा हुआ और जो फाइनल पैथोलॉजी रिपोर्ट मिलती है, तो उन्होंने उनको हम्म। और मतलब 30% जो डक्ट का एरिया था उसमें उनको कैंसर मिला। सो दे वर लाइक कि स्टार्टिंग में आपका डक्ट्स में था, देन वो इन्वेसिव बन गया, फिर वो बाहर आके सब जगह फैलने लगा वैसे। तो तो आपने आपको डबल मस्टेक्टमी के लिए डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था, ये आपका खुद का डिसीजन था? हाँ, मुझे पूछा था कि अगर आपको नहीं ब्रेस्ट निकलवानी है राइट साइड की, तो आपको एवरी 6 मंथ्स मैमोग्राम या MRI करवाना पड़ेगा। और मेरा MRI का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा नहीं था। जब मैंने इसके लिए भी MRI करवाया था बिफोर सर्जरी, तो हम्म। वो जो MRI की मशीन में जो आवाज होता है ना, दैट इज लाइक इतना मुझे लगा कि नहीं, मैं एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर ये सब तो नहीं करवा सकती हूँ। इससे बेटर है कि आई गेट रिड ऑफ इट। ओके, तो मतलब ये डिसीजन लेना मतलब आपके लिए कितना मुश्किल रहा, मतलब कितना वक्त लगा, ये जो डबल, वो भी सिंगल तो ठीक है समझ में आता है, डबल के लिए कितना वक्त लगा आपको ये डिसीजन लेने के लिए? मुझे आई थिंक मुझे बहुत टाइम नहीं लगा, बिकॉज मुझे लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज जो, मतलब है, मुझे उसको निकालना है फर्स्ट। तो मैं पहले तो यही चीज पे बहुत वो थी कि मेरे पहले कीमोज क्यों हो रहे हैं, मुझे पहले सर्जरी करवानी थी। लेकिन डॉक्टर ने हम्म। समझाया कि नहीं, वैसा नहीं है, यू हैव टू पहले थोड़ा श्रिंक करना ही पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल भी हम्म। टाइम नहीं लगा ये चीज को ग्रैब करने में कि नहीं, मुझे ये हटवाना ही है। आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट वैसे करके। लेकिन डॉक्टर ने मुझे वो भी एडवाइस किया कि अभी आप यंग हो तो आप रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस देखो। लेकिन मुझे नहीं करवाना था वो सब, बिकॉज मुझे लगा कि
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मेरा फोकस यही था कि मेरी लाइफ शुड बी एक्सटेंडेड। ये सब मतलब बाहर की ब्यूटी हाँ, ये अब सेकेंडरी हो जाता है। मैटर नहीं करता है आफ्टर दिस। सही सही बात है। या अच्छा, आपको जेनेटिक काउंसलर जो थे वो आपको क्या मतलब क्या डिटेल में आपको क्या एडवाइस किया, क्या ऐसे समझाया? क्योंकि जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स होते हैं ना, हमें तो नॉर्मल काउंसलर मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, मुझे कोई काउंसलर कोई मिला ही नहीं। डायरेक्ट मुझे मतलब ऐसा डायरेक्ट बोला गया था कि आपका ब्रेस्ट हटेगा फर्स्ट डे। मतलब हाँ, फर्स्ट डे हुआ था हमारे, जैसे दो दो सिटिंग हो चुकी थी कि टेस्ट आया, रिपोर्ट कंफर्म हो गया कि हाँ मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। अब ये इसका फर्स्ट सर्जरी है। ठीक है, सर्जरी में हमेशा यही दिमाग में आता है कि ब्रेस्ट रिमूव हो गई, फर्स्ट टाइम तो यही आता है। मतलब बैक में तो करेक्ट। आता ही नहीं है दिमाग में कि हो बच भी सकता है टाइप। तो मुझे भी ये लगा था कि शायद हो जाएगा, माइंडसेट तो था। लेकिन जो डॉक्टर फर्स्ट टाइम जो बोलते हैं ना, वो एकदम डायरेक्ट बोला, मुझे कोई मेरी काउंसलिंग नहीं की या मुझे पहले बैठ के समझाया गया और नहीं। तो मतलब मैं आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी कि आपको जेनेटिक काउंसलर मतलब आपने तो अलग से आपको हम्म। बताया गया होगा या आपने लिया होगा। मुझे तो ऐसे एडवाइस भी नहीं किया कि ऐसे ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं कि अच्छा। आप कोई काउंस हाँ, मुझे ऐसे कोई किसी ने नहीं बताया। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, मतलब जीरो नॉलेज, मुझे कुछ नहीं पता। कोई खानदान में किसी परिवार में किसी को नहीं है, जीरो। तो वही है ना, जैसे आपका खुद का आपने जो जेनेटिक काउंसलर से बात की, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस बताओ, आपके लिए कितना अच्छा रहा? क्या ऐसी बात उन्होंने बताई कि आपको लगा हाँ ये जाननी बहुत जरूरी थी? कितना दिमाग खुला आपका उनसे बात करने के बाद? हाँ, तो आई थिंक पहले तो जेनेटिक काउंसलिंग जो है हर कैंसर पेशेंट को लेना ही चाहिए। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऑप्शन है, जेनेटिक काउंसलिंग करके कुछ चीज भी होती है। मेरे डॉक्टर ने ही मुझे हम्म सजेस्ट किया था कि आप एक बार करो जेनेटिक काउंसलिंग से बात कर, काउंसलर से बात करो और समझो क्या है। तो उनसे मैंने हम्म बात की। उससे पहले मैंने बहुत चीजें रिसर्च करके रखी थी ब्राका वन ब्राका टू के बारे में। तो पहले तो उनकी पहले पूरी बात मैंने सुनी कि उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि कैंसर कैसे बनता है, क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस क्या होते हैं बॉडी में, सब कुछ हम्म समझाया। फिर मुझे मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री, उन्होंने फैमिली ट्री बनाया कि क्या कहाँ हम्म से क्या आ रहा है। तो मैंने उनको हम्म पूरा समझाया कि ये है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी ये आपके ऑप्शन है, अभी आपको ये है ब्राका टू है, तो आपको हम्म आगे जाके ओलापैरिप लेनी पड़ेगी। टारगेटेड थेरापी है फॉर ब्रैका टू। और अगर आपको हम्म मस्टेक्टोमी लेफ्ट साइड की तो करवानी है लेकिन राइट साइड की नहीं करवानी है, तो आपके पास ऑप्शंस है एमआरआई और मेमोग्राम करवाने का एवरी ऑल्टरनेट 6 मंथ्स। और आपको है ना ये भी करवाना, मतलब पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी करवाते रहना पड़ेगा एवरी 6 मंथ्स, बिकॉज ओवेरियन कैंसर के भी चांसेस है। हम्म अगर आपको नहीं रखनी है ओवरीज तो ठीक है, हम्म विच इज फाइन। और उन्होंने मेरी वो भी हिस्ट्री ली कि आप मैरिड हो, कितने बच्चे हैं, क्या नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट। और उन्होंने मुझे बहुत सारी शॉकिंग चीजें भी बताई। ही वॉज फ्रॉम टाटा, टाटा मुंबई, और अभी वो हम्म हैदराबाद में ही जॉइंड यशोदा हॉस्पिटल्स। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, विच इज दाऊदी बहरी कम्युनिटी। वी आर मुस्लिम्स लेकिन हम शिया है। तो उन्होंने हम्म बोला कि ये स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है उसमें उन्होंने 65 ब्राका टेस्ट, 65 लेडीज को ब्राका पॉजिटिव दे फाउंड इन मुंबई टाटा। जो उन्होंने ये पूरा हम्म एक वो किया था, कुछ कंडक्ट किया था, बिकॉज वी कैरी दिस जीन इन आवर कम्युनिटी, वी हैव दिस जीन। जो बहुत अच्छा। शॉकिंग था। जो मैंने उनको ऐसे ही जस्ट बताया कि आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, एंड ही न्यू दिस कम्युनिटी वेरी वेल। उन्होंने बोला कि जो जैन कम्युनिटी भी है उन्होंने उनमें भी ब्राका के बहुत सारे केसेस है, विच वॉज अगेन शॉकिंग बिकॉज मुझे ये सब नॉलेज नहीं था। इट्स नॉट अबाउट एनी कम्युनिटी और एनीथिंग, बट दिस इज व्हाट माय काउंसलर टोल्ड दैट हमारी कम्युनिटी में ये है, ये चीज ही हैज सीन अ लॉट ऑफ केसेस। हो सकता है ना, कम्युनिटी छोटी है तो वही मैरिज उन्हीं के आपस में होती है, तो वो जीन्स हो वही सर्कुलेट होते हैं, है ना? यस, ये यस हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। तो या और आपकी बेटे के लिए क्या बताया भविष्य? मतलब अभी जैसे ओवरी कैंसर से बचने के लिए अभी वैक्सीन भी है, तो कुछ ऐसे क्या आपको एडवाइस दी थी आपकी बेटे के लिए, डॉटर के लिए? सो
मेरे बेटे के लिए उन्होंने बताया कि उनको भी जब वो मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो उनको भी मतलब ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस तो बहुत कम है, बट स्टिल ही हैज टू कीप इन चेक, और प्रोस्टेट कैंसर, वो दो चीजों का उनको टेस्ट एवरी ईयर ही हैज टू गेट स्क्रीनिंग्स डन। आफ्टर 18 ईयर्स ना? आफ्टर 18 आफ्टर ईयर्स 18 में तो नहीं होगा, बट आफ्टर 30-35 ही हैज टू बी प्रोएक्टिव वैसा, क्योंकि नहीं नहीं, ब्राका ब्राका प्रोस्टेट। ब्राका टेस्ट कब करवाना चाहिए? हाँ, वो तो 18, दैट इज 18 18। में होगा ना? आप अभी भी उसके करवा बाद सकते हो, बट इट्स नॉट एडवाइसेबल, क्योंकि आप फिर अपने बच्चों को उस नजरिए से देखोगे। मतलब मुझे जेनेटिक काउंसलर ने ऐसे समझाया कि अगर आप अभी ही उनका टेस्ट करवाते हो तो आप ऐसे ही सोचते रहोगे मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप उनके लाइफ हम्म। डिसीजंस खराब कर दोगे, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी। इससे बेटर है कि जब वो एक पर्टिकुलर एज के हो तब ही चेकिंग करवाओ। ओके। ऐसी नहीं है मेरे ख्याल से, आई थिंक सर्वाइकल कैंसर की है। सॉरी, सर्वाइकल कैंसर की, हाँ, हाँ, सॉरी सॉरी आई सॉरी, थिंक वो हाँ तो हाँ। मैंने ले ली थी 2-3 साल पहले ही, मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया था, सो वो मतलब मैंने कैंसर लिया। होने के बाद, अच्छा। और हाँ, आपकी डॉटर डॉटर के लिए भी बोला है सर्वाइकल कैंसर हाँ, की वैक्सीन आफ्टर के लिए? 12, ये जो वन शी क्रॉसेस 12 देन हम्म। कैन डू, या शी कैन हैव दैट। ओके ओके। तो अभी ये जो आपका अभी जो टाइम चल रहा है, अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है अभी आपका लास्ट, अभी क्योंकि अभी आप मेरे ट्रीटमेंट में ही हो? रेडिएशन, हाँ अभी मैं ट्रीटमेंट में ही हूँ, मेरे रेडिएशन चल रहे जो कल खत्म हो जाएंगे, और हम्म। उसके बाद मेरी हार्मोनल थेरापी स्टार्ट होगी। तो अभी कोई कौन सी जो ट्रीटमेंट है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, सबसे टफ कौन सा आपको लगा इन तीनों में से? अ, मुझे जो स्टार्टिंग की 4 कीमो थी वो बहुत टफ थी मेरे लिए। मतलब उस टाइम तो ऐसी हालत हो गई थी कि कुछ समझ में ही नहीं आता, मतलब एनर्जी तो इतनी डाउन, बहुत डाउन एनर्जी थी मेरी, हम्म। तो तो वो अभी आप सबसे भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रही हैं? रीअक्रेंस के डर को कैसे मतलब होता है अभी, क्योंकि आप ट्रीटमेंट में ही हो, और बहुत सारी न्यूज, जैसे अभी आपने हिना खान की भी ड्यूरिंग ही सुनी होगी, बहुत सारी हम डिफिकल्ट। सेलिब्रिटीज की सुनते हैं। और इसके बाद क्या होता है, एक बार कैंसर में एंटर होने के बाद हमें कहीं ना कहीं से कुछ तेजी से खबरें आती हैं। पहले हम ध्यान नहीं दे रहे होते थे ना, अब हमें मतलब हम ध्यान देते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, नई कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो इन सब चीजों से कैसे हैंडल कर रहे हो अभी आप? तो मैं ये सोचती हूँ कि सी रिकरेंस का जो मैं मेरे हाथ में वो तो मैं कर ही रही हूँ। जैसे कि जितनी भी थेरापीज है, जो भी अभी मार्केट में, जो भी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, सब कुछ आई एम टेकिंग। लेकिन अभी कुछ चीजें तो हम्म। हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में, जैसे कि हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, स्ट्रेस कम करना, हम्म। अच्छी नींद लेना, और लाइफ को थोड़ा इजी कर देना, तो वो सब मैं कर रही हूँ। मैं अपनी लोकेशन भी चेंज कर रही हूँ, मैं अभी हैदराबाद में हूँ, लेकिन मैं फिर से गुजरात, जो हम एक्चुअली बेसिकली गुजरात से ही है, यहाँ पे जॉब के लिए मैं मेरे हस्बैंड आए थे। वी आर मूविंग बैक टू आवर होम टाउन, जस्ट बिकॉज मेरा भी ओके। वर्क फ्रॉम होम है, उनका भी वर्क फ्रॉम होम है, तो वे लाइक कि मुझे ये सिटी में नहीं रहना है, बिकॉज इस सिटी में मुझे बहुत मतलब एलर्जीज है, आई हैव लॉट ऑफ एलर्जीज, और हमेशा सर्दी रहती है, तो आई एम लाइक कि जो मेरे हाथ में वो सब मुझे करना है। फिर कुछ चीजें हैं जो ऊपर वाले के हाथ में, जो हम नहीं चेंज कर सकते, तो जो होगा तब देख सही लेंगे, अभी जो है उसको जी लेते हैं। सही है। और जो आप जैसे सर्वाइवर्स देखते हो ना, लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स सर्वाइवर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 8 ईयर्स, क्योंकि मैं भी अभी 6 भी नहीं हुआ है मेरा, तो आप मतलब उनको देख के खुशी मिलती है आपको कि हाँ यार मेरा भी आ बहुत जाएगा, सुकून ऐसा हो मिलता जाएगा? है, हाँ, बहुत सुकून हाँ। मिलता है कि एटलीस्ट है कि लोग जी रहे हैं ना आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। आई एम लाइक थैंक गॉड। पहले तो ब्रेस्ट कैंसर मतलब मेरे दिमाग में तो था कि, बिकॉज मेरी मम्मी का मैंने जो केस देखा था उसके बाद तो मुझे लगा यार मतलब मेरा भी वही होगा, या फिर हम तो जो हम्म। हमारी फैमिली में होता है हम तो उनको उनको ही देखते हैं, राइट। तो वो एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था मेरे मम्मी के साथ जो भी हुआ, तो मुझे स्टार्टिंग में जब डिटेक्ट हुआ तो मुझे भी यही था कि शायद पता नहीं कितना टाइम होगा। आपके लिए थोड़ा ज्यादा टफ होगा, क्योंकि सहाना तुम खुद मतलब एक
पूरा फेस देखा हुआ है तुमने अपनी मदर का, नानी का सुना हुआ है, क्योंकि अपनी मदर की जो प्रीवियस कहानियां होती है ना, हमें पुरानी मम्मी हमेशा मेरी मम्मी ऐसी थी, ऐसा करती थी, मैंने ऐसे किया, उन स्टोरीज में हमारी भी कहीं ना वो धुंधली धुंधली हमें यादें रह जाती हैं, जो मम्मी बताती है अपनी माँ की, पिता की कहानियां ना। तो तुम्हारा तो बहुत स्ट्रांग, मतलब नानी की भी सुनी हुई है, तुमने अपनी मदर को देखा हुआ है, प्लस फिर तुम्हें हो गया, मतलब बहुत टफ है। और उसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान है, मतलब बहुत पॉजिटिविटी के साथ तुम इस चीज को ले नहीं। बहुत से लोग एकदम मतलब अपने आप को खत्म करके बैठ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि, और ये सब ब्रेन का गेम है, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो बॉडी भी आपकी वैसे ही डील करने लग जाती है। बहुत अच्छे से आप इस चीजों को ले रहे हो, और आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। और कोई नई बात अब अगर आप बताना चाहते हो कुछ तो बता बस सकते हो ये मैं ऑडियंस। बताना चाहूंगी कि मेरे जो केस में मतलब मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक उनके लिए मुझे इतनी ताकत आ गई ना मेरे अंदर कि आई हैव टू फाइट। जो भी होगा वो देख लेंगे, लेकिन अभी मुझे उनके लिए तो फाइट करना ही है। और सेकंड थिंग जो मुझे बहुत, जिस चीज़ ने मुझे बहुत ये जर्नी में हेल्प की, एक तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली का इतना सपोर्ट। सेकंड थिंग, मैं अपना काम मैंने कंटिन्यू रखा। मैं डिजिटल हम्म मार्केटिंग, आई डू डिजिटल मार्केटिंग, और मेरी यूके की एक क्लाइंट है। जब मैंने उसको ये चीज हम्म बताई, शी वाज सो शॉक्ड एंड शी वाज लाइक कि जो भी हेल्प यू नीड, हम लोग है, विल हेल्प यू आउट, बट यू डोंट स्टॉप वर्किंग। तो मैंने काम स्टार्ट रखा, एंड आई थिंक वो भी मुझे बहुत वो एनर्जी मिली उस चीज से भी। तो इस पूरे ट्रीटमेंट के बाद हम आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर मतलब बहुत टफ है, जितना लोगों ने बात बनाई हुई है, ये स्टॉप हो गया क्या? अटक रुक गया गई ना, है ना हाँ। वीडियो? अभी ठीक है। आई थिंक जो मुझे लगता है कुछ चीजें एज पे भी डिपेंड करती है। शायद हमारे लिए ट्रीटमेंट इजी था, बट आई थिंक जो एजेड लोग होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट बहुत टफ रहता है। क्योंकि मैंने टफ है। बहुत सारे केसेस देखे थे जो कीमो के बाद उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, ये इन्फेक्शंस हो गए, ये वो। तो लेकिन मेरे केस में टचवुड मुझे एक भी दिन कुछ हॉस्पिटलाइज ऐसा कुछ हुआ नहीं। कीमो में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी एक्सरसाइजेस, अपनी वॉक, वो सब भी कंटिन्यू किया था मैंने। स्टार्टिंग के सिर्फ कीमो बहुत अजीब से थे, उसमें मुझे बहुत नॉशियस फीलिंग होती थी, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती थी, और कीमो की वो बॉटल देख के ही मुझे वॉमिटिंग मतलब फीलिंग आती थी। वो बहुत अजीब था। मैंने डॉक्टर को ही बताया, तो उन्होंने बोला वो एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग उसको बोलते हैं, कि आपको मतलब ऐसा आपके दिमाग में बैठ गया है कि आपको कीमो से वॉमिट होगी, तो आपको उसको देख के वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। अच्छा, आपने जो ये जो बहुत सारी नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, मतलब इसके बारे में आपने भी बहुत, जैसे हम जब स्टार्ट हमें जैसे ही होता है तो हम सोशल मीडिया एक बहुत बूम आता है हमारे सामने, मतलब एक देखोगे तो बहुत सारे उससे रिलेटेड कि आपको ये खाना चाहिए, आप वो छोड़ दो, कीमो मत लो, रेडिएशन मत लो, अरे सर्जरी तो कराओ ही मत, मैमोग्राम मत कराओ। अभी कितना आता है कि मैमोग्राम से ही क्या पता कुछ सेल, आपका कोई लंप नहीं होगा फिर बन जाएगा ना, तो ऐसे ही। तो इन सब बातों पर आपका क्या विचार है, मतलब क्या है ये, हमें मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, या बकवास है? फर्स्ट सबसे पहले हमें अपना कैंसर बॉडी से बाहर निकालो, सर्जरी के थ्रू एलोपैथिक ट्रीटमेंट लो। तो आपकी क्या एडवाइस है, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ देखा भी है, अपनी नानी का सुना है, मदर को देखा है, फिर आपका खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं ये बोलूंगी कि जो आयुर्वेदिक का जो पूरा मार्केट है ना, ये कुछ हद तक तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मतलब सोशल मीडिया पे तो आप देखते ही हो, लेकिन आजू बाजू वाले भी आपको बहुत सारी चीजें सजेस्ट करेंगे। मेरे केस में भी यही हुआ था। मेरे कम्युनिटी में जो मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, टोटल 11 टावर्स है। और मैं नीचे जब भी वॉक करने जाती थी, जब सबको पता चल गया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सब लोग मुझे सजेस्ट करने लगे कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, एलोपैथी में ये साइड इफेक्ट्स है, ये है वो है। लेकिन मुझे ये पता था कि बहुत हद तक, क्योंकि कुछ रिसर्च है नहीं, कुछ स्टडीज है नहीं, जो स्टडीज की गई है वो ये हमारी जो कीमोथेरापीज है, रेडिएशंस है, सर्जरी है, उस पे ही स्टडीज की है, उस पे कोई स्टडी नहीं है। तो आई थिंक आपको ये सारे स्कैम में नहीं फंसना है, क्योंकि मैंने खुद ऐसी स्टोरीज सुनी है कि स्टेज 1 पे किसी का कैंसर था, वो स्टेज 4 पे जाके मतलब
क्योंकि आयुर्वेदिक से ऐसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो उनका कैंसर हम्म। स्टेज 4 पे आ गया एंड अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं। लेकिन ये सब हाँ। है, बहुत बड़ा मार्केट है और सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा मार्केट है। क्योंकि कुछ अमेरिकन है, कुछ यूके के लोग भी हैं, जब उनको पता चलता है कि कैंसर हुआ है और इतना मतलब इतना बड़ा बिल आएगा सर्जरी का ये वो, तो दे गो फॉर अल्टरनेट रूट। तो और एक बार भी होता है, कभी कभी क्या होता है, अगर हमने बॉडी, जैसे कोई भी आयुर्वेद नेचुरोपैथी कुछ भी हो, अगर आप विल पावर से अपनी कुछ भी बदलते हो सकता है वो नेचुरली सही हो रहा है और हम उनको उस पर छोड़ देते हैं कि आयुर्वेद ने सही किया है। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत स्लो नहीं चलती, बहुत फास्ट ग्रो करती है उसकी सेल्स भी। और ये जो करेक्ट। दूसरे हैं वो नकार नहीं रहे हैं, जैसे आप भी या मैं भी, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि आयुर्वेद नेचुरोपैथी सपोर्ट में बहुत अच्छा काम करता है, अपने अपने आप को बूस्ट में, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने में। तो मैं उसका तो या कहूंगी, और मैंने, है ना, बूस्ट में बड़ा अच्छा काम करता है। यस। और बाकी हमें ऐसे लेकिन चमत्कारिक नहीं देखे। यस, कैंसर के ट्रीटमेंट में आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको जैसे हम्म कि कुछ एलर्जीज है, सर्दी खांसी है, आई थिंक इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपकी पूरी ट्रीटमेंट कैंसर की हो गई, उसके बाद आप आयुर्वेदिक ले सकते हो ट्रीटमेंट, कि वो आपको हम्म। अंदर से हील करता है। लेकिन जो कैंसर की ट्रीटमेंट है ना, वो कैंसर इतना कॉम्प्लेक्स है कि आई थिंक हम्म। आयुर्वेदिक उसमें नहीं काम लगेगा। सही बात। तो उन्होंने, हाँ यार सही बात है, क्योंकि जिससे नहीं लिया होता है ना उनके लिए तो मतलब ऐसा होता है कि ये बहुत डेंजर चीज उन्होंने निकाली है उनकी नजरों में। हम जानते हैं हम्म। ना हमने क्या निकाला है, और वो तो बता ही नहीं सकते। जैसे आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हो, मैं बात कर सकती हूँ, है ना। तो ये चीजें हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कीमो क्या है, करेक्ट। रेडिएशन क्या है, सर्जरी में क्या होता है, ब्रेस्ट खोने का एक क्या डर होता है, होता है। सर्जरीज में क्या क्या वो जो चोट लगता है, जो ब्लड बहता है, कीमो की आपको अंदर से पूरे ऐसे लगता है सारे दिन स्मेल ही रहती है बॉडी में, है ना। जिस बिस्तर पे सोते हो उसमें से भी ऐसे हल्की हल्की स्मेल रहती है। तो मतलब बहुत इरिटेटिंग वाला ये समय है, लेकिन निकल गया। आप भी आखिरी पड़ाव पे आ चुके हो, अभी आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। हाँ, रेडिएशन बाकी है, कितने बाकी है? पेशेंस मेरा एक ही बाकी है, कल लास्ट है। कल मुझे डॉक्टर से मिलना है और आगे का प्लान डिसाइड करना है। तो अभी और कुछ हुआ रेडिएशन के साइड इफेक्ट हुए? रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स ऐसे कुछ सच नहीं है, सिर्फ थोड़ी स्किन डिस्कलरेशन है। लेकिन इतना इतना वो खराब नहीं है, इट इज मच बेरेबल, इट इज नाइस हाँ नहीं, जैसे बहुत से लोगों को कंपैरेटिवली। होता है ना, रेडिएशन लगा। निगलने में इश्यूज होते हैं, स्किन बहुत ज्यादा बर्न कर जाती है। टचवुड, मतलब यस। आपका और मेरा सेम एक्सपीरियंस रहा ना, सेम सेम रहा। हो सकता है एज का भी मैटर करता है, वो आप किस एज में इस चीज हाँ, से आप करेक्ट। लड़ रहे, करेक्ट। यस। एज भी मैटर करती है। और तो एक अभी चीज मैं इसके बताना बाद चाहूंगी, आप मतलब आप बिलीव करोगे कि नहीं, लेकिन लास्ट ईयर जब मैं नवंबर में थोड़ी बीमार हो गई थी ज्यादा, मुझे बहुत सर्दी खांसी बुखार भी था लास्ट ईयर नवंबर में। तो मुझे मेरे हम्म मम्मी बहुत दिखाई दे रहे थे सपने में। और ये चीज मतलब मुझे हम्म समझ में नहीं आई थी, लेकिन वो मुझे कुछ तो पॉइंट आउट कर रहे थे, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मुझे इतने 10-12 साल में कभी नहीं हुआ। लेकिन एवरी हम्म। डे कुछ ना कुछ, मतलब मुझे उनका वही छवि बार बार दिखाई दे रही थी। मतलब वो चीज था कि वो आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू पॉइंट मी आउट कि कुछ है तेरे बॉडी में, तू देख। सो दैट इज अ अच्छा। रियल थिंग मेरे साथ हुआ। एंड अभी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि उस टाइम मुझे उनका क्यों इतना, एवरी डे शी वुड कम इन माई ड्रीम्स एवरी डे। अच्छा, मतलब आपको लगता है सपनों से वो आपको समझाना चाह रही थी कि है कुछ गड़बड़ है? समझाना चाहिए। नहीं, सही है। हम्म। नहीं, वो होता है, हम कनेक्ट करते जाते हैं, फिर जब लास्ट में जब ये चीजें आती है ना, फिर वो कनेक्टिविटी होती जाती है, यार हाँ उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था। सही है, करेक्ट। सही हाँ। है। तो चलो सहाना जी, आपका बहुत अच्छा अब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, एक रेडिएशन बाकी है, और बाकी जो टॉलरेट करना था, हार्ड सब कुछ आप निकाल चुके हो। अब सिर्फ आपकी बहुत हैप्पी लाइफ हो भविष्य के लिए। बहुत अपने आप को एक्टिव रखो, बहुत अच्छा खाना पीना, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो,
और हम 10, 15, 20, 50 साल बाद फिर मिले, और तीसरे चौथे साल मिलते रहे कि हाँ, सहाना और उपासना देखो, जब आप 31 की है अभी ना? 32। 31, जब आप 80 की हो जाए, मैं 100 की हो जाऊं, या मैं 90 की हो जाऊं, या मैं 85 की हो जाऊं, जब मैं आपसे मिले कि यार देखो हमारा वो पुराना वाला वीडियो जिसमें हम कितने यंग यंग थे, है ना? तो भविष्य में हम लोगों को क्या पता बहुत कुछ सिखाएं या बताएं, या हमारे चेहरों से देखकर वो समझ जाएं कि देखो ये 5, 5.5 साल वाली है, ये जस्ट इसका रेडिएशन हुआ है, फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और जितना भी समय हो हमारा बेस्ट हो, आने वाला जितना भी समय हो बेस्ट हो और हेल्दी हो, बस यही होप है, और ईश्वर से प्रार्थना है आपके लिए सहाना जी, खुश थैंक यू रहें। सो और मच उपासना जी। एंड आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब आपका वीडियो फर्स्ट टाइम जब मुझे डिटेक्ट हुआ था ये चीज, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कौन से टाइप का कैंसर है, मतलब ER PR है, हम्म, HER2 है, ट्रिपल नेगेटिव है। फर्स्ट मैंने हम्म, आपके ही वीडियोस देखने स्टार्ट किए, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ट्रिपल नेगेटिव ही है। तो यू अच्छा, आर सच एन इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच। मतलब आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। ये हम सब ने एक टीम बना ली है, जैसे आपकी ये दूसरा वीडियो है, तो एक हम सबका एक योगदान है, जैसे हम एक ही हम उम्र ये हो गए, मतलब कुछ साल बड़ी हूँ मैं आपसे, तो एक एक्सपीरियंस भी सेम ही हो जाता है, और एक उम्र के बाद 2, 4 साल कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऊपर नीचे ना। तो हम एक, ये हमारा योगदान है समाज के लिए। तो सही मैं बात है। सबसे कहूंगी, जो भी हम दोनों को जो देख रहा है और आप अपनी स्टोरी अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं ना, तो आ सकते हैं इस चैनल में। और ये हम कोई एक्सपर्ट की तरह बात नहीं कर रहे हैं, ये मन की बातें हैं हमारी, जैसे कोई किसी और से चीज से जोड़ ले, कोई किसी और चीज से जोड़ ले, और फिर कोई, बहुत से लोग करेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये हमारे मन की बातें हैं, इसमें हो सकता है हम थोड़ा गलत भी हो सकते हैं, थोड़ा सही भी हो सकते हैं। ये हम दोनों की एज ए कैंसर सर्वाइवर है, हमारी दोनों की बातचीत है, तो पेशेंस के साथ सुने। और कुछ भी आपको नीचे कुछ भी हमसे रिलेटेड है, कुछ भी सुझाव है, या ये आपने सही नहीं किया, तो बहुत सभ्य तरीके से कहें, क्योंकि ये एक कैंसर सर्वाइवर और ये थोड़ा सा सेंसिटिव लोगों का है ये चैनल, तो थोड़ा सभ्य तरीके से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और कोई भी शब्द ना मिले तो आप रेड हार्ट दें। और थैंक यू सहाना आने के लिए थैंक दोबारा। यू सो और मच। सहाना खुद ने आगे होकर मुझे बोला था कि मैं उपासना, मैं फिर से आना चाहती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। तुम जैसी लड़कियों की, महिलाओं की मुझे बहुत जरूरत है, हम सबको बहुत जरूरत है। तो थैंक यू सहाना, फिर से मिलेंगे हम, थोड़े से और ओह बाल वाल तुम्हारे हो जाए, फिर यस, से मिलते हैं, हाँ। पक्का। चलो, ऑल राइट ओके, बाय उपासना जी। बाय। चलो बाय। ओके, बाय बाय बाय।